नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में बात सबसे पहले बदलते हालातों। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बीच देश की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फायर मोड में। वो दावा कर रहे हैं कि अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कुछ और भी दावे किए, जैसे कि देश के सिस्टम के हर कोने में उनके जासूस फैले हुए। वो उन्हें जानकारियां दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस की राजनीति जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिक्शन स्टोरीज के भरोसे चल रही। तो दूसरी तरफ खबर है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। यानी अगर यहां पाला बदल हो गया तो एनडीए 300 के पार जा सकता है। तो फिर राहुल गांधी के 1 साल वाले दावे में कितना दम? इन सारे सवालों का जवाब देती यह रिपोर्ट थी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इस तरह से देश की जनता उन्हें ठुकरा रही है, तो ये उनकी एकदम कुंठा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 99 इलेक्शंस हारने के बाद अब कांग्रेस का इंस्टीट्यूशन परिवारवाद के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए आज आगे आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी एक अराजक व्यक्ति है और जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। उफ, ये तेरी सियासी पेशीन गोइयां ये बताती हैं कि एक दिल है जो मुसलसल हार से बेचैन है। तो कांग्रेस और उसके नेता बेचैन हैं। अब ये खबर पुरानी हो गई। अब तो लगता है कि सत्ता से दूरी की ये 12 साल की बेचैनी तिलमिलाहट, छटपटाहट और कसमसाहट की हद तक पहुंच चुकी है। तो क्या कांग्रेसी और उसके नेता कसमसा रहे हैं? कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि हार दर हार से पस्त कांग्रेस को लगता है कि राजनीति भय, भावना और भविष्यवाणियों के दम पर ही चलती है और लीडर वही होता है जो कुछ ईश्वरीय तत्व दिखाए। तो क्या राहुल गांधी वही दिखा रहे हैं? राहुल गांधी ने भय, भावना और भविष्यवाणी तीनों ही सूत्र पर अपना भाषण दिया। भय ये कि देश में मोदी इमरजेंसी लगा देंगे, भावना ये कि देश का सिस्टम अब रिवोल्ट करने लगा है, और भविष्यवाणी ये कि अगले 1 वर्ष के भीतर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। चलिए, एक बात तो तय हो गई कि कांग्रेस और उसके पारिवारिक नेता अब ये मान रहे हैं कि इमरजेंसी का लगना वास्तव में लोकतंत्र के लिए भय की बात है, जो कभी कांग्रेस और उसकी सरकार ने देश में लगाया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी करते रहे। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। दरअसल कांग्रेस और उसके नेता गजब के विरोधाभास में उलझे। सवाल यह है कि भ्रम में राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी अब भ्रम खींचने की राजनीतिक सूत्र पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के दावे और हकीकत में कितना विरोधाभास है, ये देखना जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें मैसेज कर रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, और आज से नहीं 3 साल पहले से दे रहे हैं। सच यह है कि करीब इतने ही सालों में कांग्रेस और उसके नेता मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी का एजेंट बताते हुए धमकाते तक दिखे। राहुल गांधी कहते हैं कि सीनियर जुडिशरी विद्रोह कर रही है, और सच यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को सही ठहराता है। राहुल गांधी दावा करते हैं कि सरकार का सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हकीकत ये कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार
और बंगाल तक में कांग्रेस की हार का उन्हें पता तक नहीं चलता। राहुल गांधी दावा करते हैं कि सरकार का सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हकीकत ये कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बंगाल तक में कांग्रेस की पतली हालत का उन्हें अंदाजा तक नहीं। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें तक जनता बदल देती है। राहुल गांधी दावा करते हैं कि मोदी जनता का प्रेशर दबाने के लिए इमरजेंसी लगा सकते हैं, और जब पीएम मोदी 1975 की इमरजेंसी को कलंक बताते हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की नीति, नियत, विरोध देश के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की नहीं, पर देश में एनार्की लाने की है। और इसीलिए हम हमेशा से कहते हैं कि राहुल गांधी का मॉडस ऑपरेंडी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के सेफ्टी, सिक्योरिटी पर हानि करना है। तो क्या बीते 12 सालों में एक बात न राहुल गांधी समझ सके और न कांग्रेस कि 2014 से कांग्रेस की लगातार हार और मोदी की लगातार जीत की सबसे बड़ी वजह है क्रेडिबिलिटी। कई राज्यों से लेकर केंद्रीय चुनावों तक में कांग्रेस की हार अलिफ लैला की कोई तिलस्मी पहेली नहीं है। एक सीधी लाइन ये है कि मुद्दा जिम्मेदारी लेने और गंभीर संवेदनशील अप्रोच का है। मोदी इस मामले में कहीं ज्यादा क्रेडिबल दिखते हैं। जैसे कोविड-19 महासंकट के दौर में मोदी देश को बड़े पैमाने पर तैयार करते रहे, तो राहुल गांधी उस दौर में भी लोगों को सिर्फ डराते रहे और भड़काते रहे। कोविड महामारी के दौर में मोदी सरकार ने 220 करोड़ से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन की खुराक देकर दुनिया को चकित कर दिया, और राहुल गांधी सोशल मीडिया पर नो वैक्सीन्स ओनली जुमला पोस्ट करने में व्यस्त रहे। आतंक के खिलाफ लड़ाई में मोदी ने एग्रेसिव रुख अपनाया, सेना को पूरी छूट दी, तो राहुल गांधी ने सेना की सर्जिकल स्ट्राइक तक पर सवाल उठाए। डोकलम और गलवान घाटी विवाद में भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब चीन को दिया, तो वहीं राहुल गांधी कहते रहे कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीटा। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लताड़ तक मिली। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को राहुल गांधी ने सरकार का पीआर स्टंट बताया। आज का सच ये है कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस से महंगाई है, तो राहुल गांधी सरकार की विफलता इसे बता रहे हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या वाकई कांग्रेस आर्थिक सुनामी की चिंता में है? क्या कांग्रेस और उसके नेता देश के सामने खड़ी चुनौती को लेकर कुछ गंभीर प्लान बनाएंगे और बताएंगे? क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सारी कोशिश जनता के मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस को किसी भी तरह सत्ता में लाने भर की है? बस एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस कल्पना लोक में है। वो अपने नेता के किरदार को मोदी से बड़ा बनाने में इतनी मशगूल है कि इकोनॉमिक और ऐसी किसी दूसरी क्राइसिस को लेकर फिलहाल उसके पास कोई प्लान बनाने का वक्त नहीं। एक और सच्चाई देखिए कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा है। तेलंगाना में पेट्रोल 118 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 103 रुपए प्रति लीटर। कर्नाटक में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर है, डीजल 98 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल 102 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है, डीजल 91 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं बीजेपी शासित 3 बड़े राज्यों की तस्वीर भी देखिए। गुजरात में पेट्रोल करीब 101 रुपए 50 पैसे से लेकर 102 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है, डीजल लगभग 92 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 101 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर से 102 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर है, डीजल लगभग 91 रुपए 39 पैसे से 95 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल लगभग 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है।
तो कांग्रेस के अंदर का यही विरोधाभास, कथनी और करनी का यही अंतर कांग्रेस और उसके नेता पर जनता के भरोसे को डिगा देता है। एक बार नहीं, बार बार, एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में, एक चुनाव में नहीं, कई चुनावों में लगातार हार के साथ। बीते 12 सालों में कांग्रेस और उसके इकलौते नेता पर अगर देश का भरोसा बन नहीं पा रहा है तो रहस्य क्या है? इसे समझने के लिए किसी पाइथागोरस प्रमेय या राजनीति के किसी सूत्र का मर्म समझने की जरूरत नहीं। बस 12 सालों में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी के इन बयानों का विश्लेषण भर काफी है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। अपना नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। तो क्या यही इमेज इंडी गठबंधन के भीतर भी राहुल गांधी की लीडरशिप पर सहयोगी पार्टियों के भरोसे को कम करती है? दूसरी तरफ मोदी अपनी लीडरशिप के दम पर रिकॉर्ड बनाते दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का 62 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एनडीए के घटक दलों ने इस मौके पर पीएम मोदी के सम्मान में विशेष कार्यक्रम रखा है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कम से कम 20 तृणमूल कांग्रेस सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो वहीं कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाते डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। डीएमके के 22 सांसद हैं। अगर टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के खेमे में आते हैं तो संसद में मोदी विरोधी खेमा कमजोर होगा, ये तय है। इससे एनडीए की संख्या बढ़कर 300 के पार हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या डीएमके भी कांग्रेस से अलग रुख संसद में लेगी, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति जनता के भरोसे पर चलती है, तिकड़म के भरोसे नहीं। कांग्रेस को जितनी जल्दी ये सूत्र समझ आ जाए उतना उसके लिए बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब एक सवाल पाकिस्तान को लेकर, और सवाल कि क्या पाकिस्तान अपने लिए खुद ही कब्र खोद रहा है? क्या पाकिस्तान फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चाहता है? क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत में आतंक का कबूतर जाल बिछाने की साजिश रचने में लगा और आतंकी मसूद अजहर लेडी गैंग बनाने में लगा है। लेकिन भारत के एंटी टेरर ऑपरेशन से हर रोज पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो रही है। दाऊद के न्यू कराची मॉड्यूल से लेकर शहजाद भट्टी गैंग के स्लीपर सेल को गिरफ्तार कर सुरक्षा बलों ने साजिश को नाकाम भी कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन एंटी टेरर जारी है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चाह रहा है? क्या मुनीर की आतंकी फोर्स एक और सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर सरहद पार से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आईएसआई भारत में अपने स्लीपर सेल तैयार कर कबूतर जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम ने न्यू कराची मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है और आतंकी मसूद अजहर जैश मोहम्मद में लेडी गैंग की नई फौज तैयार करने में जुटा है। भारत में एंटी टेरर ऑपरेशन के ताबड़तोड़ एक्शन से कैसे मुनीर के कबूतर जाल की परतें खुल रही हैं, कैसे दाऊद का कराची मॉड्यूल हिंदुस्तान में दहशतगर्दी और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिशें रच रहा है, इसकी पूरी कहानी आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आतंकी मसूद अजहर के खौफनाक प्लान के बारे में जान लीजिए। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश मोहम्मद में टेरर ग्रुप की महिला विंग जमातुल मोमिनात में नई रिक्रूटमेंट चल रही है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के स्पॉन्सरशिप से मसूद अजहर ये फौज तैयार कर रहा है। मसूद अजहर का आतंकी संगठन अब युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी चरमपंथ की ओर धकेलने के नए हथकंडे अपना रहा है।
महिलाओं को टेरर ग्रुप में शामिल करने के लिए मसूद अजहर अपने भाषण में इमोशनल कार्ड खेल रहा है, मजहब की दुहाई दे रहा है, रो रो कर महिलाओं को इस हिंसा आंदोलन में जुड़ने और जिहाद में योगदान देने के लिए उकसा रहा है। मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारी गई अपनी बहन का हवाला देकर महिलाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद महिलाओं को ढाल बनाकर अपने आतंकी नेटवर्क को और बड़ा करना है। महिलाओं को टारगेट करने के पीछे उसका मकसद आतंकी सोच को घर घर और समाज में फैलाना है। नए युवाओं और लोगों को संगठन से जोड़ना भी है। आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करना भी उसका एक मकसद है। हर स्तर पर आतंकी नेटवर्क को लॉजिस्टिक्स और वैचारिक सपोर्ट देना और महिलाओं के नाम पर सहानुभूति लेना चाहता है। एक तरफ मसूद लेडी गैंग तैयार कर रहा है तो दूसरी तरफ दाऊद का न्यू कराची मॉड्यूल सामने आया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर छोटा राजन पर हमला करवाने के लिए छोटा शकील ने जिस मुन्ना झिंगाड़ा को भेजा था, 26 साल बाद शूटर मुन्ना झिंगाड़ा का नाम आज की तारीख में एक बार फिर सामने आ रहा है। दाऊद के खास मुन्ना झिंगाड़ा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद के न्यू कराची मॉड्यूल का ये सबसे अहम किरदार बना हुआ है। मुन्ना झिंगाड़ा का आतंकी नेटवर्क बेनकाब हुआ है। बताया जा रहा है कि झिंगाड़ा कराची से भारत में डेथ मॉड्यूल चला रहा था। दरअसल 3 दिन पहले दिल्ली में 9 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दाऊद के इस न्यू कराची मॉड्यूल का खुलासा हुआ। ये सभी आतंकी अभी पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, हैंड ग्रेनेड और बारूद बरामद किए हैं। यानी देश को बड़े स्तर पर दहलाने की साजिश थी। इन आतंकियों को बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और ऊर्जा प्रतिष्ठानों जैसे संवेदनशील और रणनीतिक महत्व वाले स्थानों को दहलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गिरफ्तार किए गए आतंकियों की तार सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े थे, जो कि इन्हें इनक्रिप्टेड ऑनलाइन ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए निर्देश दे रहे थे। मुंबई में इन्होंने कुछ रेलवे स्टेशन, कुछ मुंबई के पार्क्स हैं और कुछ ब्रिजेस का इन्होंने सर्वे किया है, कुछ वीडियोस बनाए हैं। दिल्ली में भी कुछ सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ हाई फुटफॉल एरियाज हैं और साथ ही कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने की इनकी मंशा थी। इन्हीं आतंकियों से पूछताछ के बाद ठाणे से हुजैफा की गिरफ्तारी हुई। जांच में सामने आया कि हुजैफा दाऊद के कराची मॉड्यूल में एंजलिन की तरह काम कर रहा था। हुजैफा मुन्ना झिंगाड़ा का बेहद करीबी था और उसके संपर्क में भी था। इतना ही नहीं, हुजैफा पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और उससे फोन कॉल पर बातें करता था। सूत्रों के मुताबिक हुजैफा नशे का आदी है और नशे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। हुजैफा मुंबई के कुर्ला में एक गैरेज में काम करता था। सूत्रों के मुताबिक ये काम वो सिर्फ दिखावे के लिए करता था। मुन्ना झिंगाड़ा का पूरा नाम सैयद मुदस्सिर हुसैन है। वो दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर रहा है। मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला मुन्ना झिंगाड़ा 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा था और अचूक निशानेबाज था। हत्या, रंगदारी और गैंगवॉर के 70 से ज्यादा संगीन मामले मुन्ना झिंगाड़ा पर दर्ज हैं। इस बीच झिंगाड़ा के करीबी हुजैफा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसे ठाणे से दिल्ली लाया गया। अब उससे पूछताछ में साजिश के कई राज खुल सकते हैं। मुन्ना झिंगाड़ा और शहजाद भट्टी जैसे गैंगस्टर पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई के इशारे पर भारतीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए लगातार उकसा रहे हैं। लेकिन देश भर में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते ऐसे संदिग्ध आतंकियों की लगातार धरपकड़ हो रही है। यही नहीं, ऐसे तमाम आतंकी साजिशें जो पाक के इशारे पर हो रही हैं, उन्हें भी लगातार बेनकाब किया जा रहा है। यूपी के आजमगढ़ से लेकर सहारनपुर तक यूपी एटीएस ने इस गैंग के संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 3 जून को पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी शहजाद भट्टी ने स्लीपर सेल तैयार की थी। स्लीपर सेल को रेलवे ट्रैक उड़ाने का टारगेट दिया गया था। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर आतंकियों की नजर थी।
आजमगढ़ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शेख का कनेक्शन भी शहजाद भट्टी से सामने आया है। मोहम्मद शेख सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के कनेक्शन में आया था, जिसके बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी ने ही मोहम्मद शेख को टास्क दिया था। आतंकी ट्रायल के तौर पर फायर ब्रांड हिंदुवादी महिला नेता को मारने का टास्क था। महिला नेता को टारगेट करने के लिए संदिग्ध आतंकी शेख ने हथियार भी जुटा लिए थे, पिस्टल और कारतूस का इंतजाम कर लिया था। पकड़े गए ज्यादातर आतंकियों के कनेक्शन उस शहजाद भट्टी से जुड़ता दिख रहा है, जो आईएसआई के सहारे भारत में कबूतर जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। आखिर कौन है ये पाकिस्तानी नफरती गैंग का सरगना शहजाद भट्टी, उसे भी जानिए। शहजाद भट्टी 333 ब्रांडिंग से पहचान बनाने वाला पाक इन्फ्लुएंसर है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। खुद को बिजनेसमैन, राष्ट्रवादी और धर्म का रक्षक बताता है। शहजाद भट्टी ने टिकटॉक और सोशल मीडिया से फॉलोइंग और नेटवर्क को तैयार किया। शहजाद भट्टी भारत पाक रिश्तों और धार्मिक मुद्दों पर वीडियो बनाकर चर्चित हुआ। वो इन वीडियोस के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। शहजाद भट्टी का आईएसआई के साथ करीबी संबंध बताया जाता है। वो आईएसआई के कहने पर पाक के आतंकी मॉड्यूल को फंड मुहैया करता है। इस बीच पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मोहाली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। पुलिस ने सीमा पार संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश आधारित एक आतंकी ऑपरेटिव के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आईईडी भी बरामद किया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में पिछले 13 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर रखा है। राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल 23 तारीख को सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि गंभीर मुगला के घने जंगलों में 2 आतंकी छुपे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों आतंकियों का ताल्लुक जो है वो एलईटी से है। सुरक्षा बलों की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन गंभीर मुगला के इलाके में चलाया जा रहा है। इस दौरान आतंकियों के 2 टेरर हाइडआउट जो है वो सुरक्षा बलों ने ध्वस्त भी किए हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की धरपकड़ और तलाश के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं। मकसद सुरक्षा बलों का यही है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को इस इलाके से भागने ना दिया जाए और जल्द से जल्द इनको ध्वस्त किया जाए। वहीं एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। लाल किला विस्फोट मामले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में जाते वक्त आतंकी हंस रहे थे। उनके चेहरे पर अफसोस का तनिक भी भाव नहीं था, लेकिन आज नहीं तो कल इन्हें अपने किए करतूत की सजा जरूर मिलेगी। शहजाद भट्टी हो, दाऊद इब्राहिम हो या फिर आतंकी मसूद अजहर, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर इन सब के सहारे भारत के खिलाफ साजिशों का कबूतर जाल बिछा रहा है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन देश की सुरक्षा में तैनात जवान और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे नापाक मंसूबों से निपटना अच्छी तरह जानती है, और जिसका रिजल्ट एंटी टेरर ऑपरेशन में दिख भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड, जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी झकझोर दिया। मालवीय नगर अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। बजाज को पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में पेश किया था। इस बीच बजाज ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। खुलासे के मुताबिक लवकेश ने अग्निकांड की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लवकेश ने कहा है कि उसके होटल का पूरा काम कोई दूसरा व्यक्ति देखता था। उसी शख्स ने होटल के कमरे बढ़ाने की सलाह दी थी। कथित तौर पर लवकेश ने बताया कि उस शख्स ने उससे कहा था कि होटल के कमरे बढ़ा लो, दिल्ली में सब चलता है, क्या नियम मानना। इसीलिए 6 कमरों की परमिशन होने के बावजूद 25 कमरे बना लिए गए। सूत्रों के मुताबिक लवकेश बजाज ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए फायर एनओसी जरूरी नहीं है, इसीलिए नहीं ली गई। सूत्रों के मुताबिक लवकेश ने पूछताछ में बताया कि उसने 3 साल पहले यह बिल्डिंग खरीदी थी और उसमें होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था, जिसमें किस तरह नियमों की अनदेखी की गई थी, हमारे संवाददाता पुलकित नागर की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। जहां पर इस होटल के अंदर 21 लोगों की जलकर मौत हुई, उसकी तस्वीरें मैं आपको ड्रोन के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके का ये पूरा का पूरा इलाका है।
और आप समझिए कि किस तरीके की एक बड़ी मुसीबत को ये हमेशा चुनौती देता रहता है, क्योंकि बीएनबी के तहत यहाँ पर बहुत सारे होटल्स का निर्माण किया गया है जिसकी इजाज़त नहीं है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें आप छतों पर देखेंगे तो तमाम लोगों की छतों पर करीब 8 से 9 पानी की टंकियां रखी हुई हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये तमाम जो इमारतें हैं ये 5 से 6 मंजिल की हैं, 4, 5, 6 मंजिल की तमाम इमारतें बनी हुई है। अब आप ये तस्वीर देखिए, जिस होटल में आग लगी उसके ऊपर की तस्वीरें देखिए ड्रोन के जरिए कि यहाँ पर 7 पानी की टंकी रखी हुई है, बहुत सारे एसी लगाए गए हैं और साथ में ऊपर छत पर भी कोई व्यक्ति दूसरी छत पर ना कूद पाए या उसे बचने की कोई जगह छोड़ी ही नहीं गई है। ऊपर एक कैफे बनाया गया है, आपको यहाँ पे टेबल, कुर्सियाँ और ये पूरा टीन शेड की जगह नजर आ रही है और इसी के साथ यहाँ पर पानी की टंकी और एसी का सिस्टम लगाया गया है, यानी कि पूरी की पूरी छत को भी पूरा कवर रखा गया है। दिल्ली में 21 लोगों की जान लेने वाले होटल को लेकर चौंकाने वाली बातें पता चली। पुलिस के मुताबिक मालिक पर 26 कमरे संचालित करने का आरोप, जबकि इजाजत सिर्फ 6 कमरों की। होटल की पहली मंजिल पर रेस्टोरेंट और बेसमेंट में किचन भी चलाया जा रहा है। इस बीच हादसे के बाद सरकारी और जिम्मेदार एजेंसियों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। एमसीडी का दावा है कि हादसे वाला होटल लाल डोरा इलाके में होने की वजह से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। पर्यटन विभाग का कहना है कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट और पर्यटन मंत्रालय की ज्वाइंट टीम निरीक्षण करती है। हादसे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मालवीय नगर हादसे के बाद सरकारी एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। सीएम ऑफिस की ओर से बताया गया है कि पूरी दिल्ली में अवैध संपत्तियों, बिना परमिशन वाले गेस्ट हाउसेस और आग से सुरक्षा के नियमों तथा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके चल रहे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसी जगहों को सील कर दिया जाएगा और कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल की तरह अग्निकांड बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हुआ है, जहां एक बड़े हॉस्पिटल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत हो गई। आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर आईसीयू वार्ड में लगी, जिसने देखते ही देखते अस्पताल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। पूरी इमारत में दम घोटू और जहरीला धुआं फैल गया, जिसमें 5 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा मरीज घायल हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू किए गए कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच अस्पताल में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों ने आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने अस्पताल के अंदर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आरोप लगाया कि अस्पताल की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 से पहले तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के आसार है, जिसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उससे पहले 2026 में ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को नई टेंशन दे दी। एक और ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जंग झेलनी पड़ रही है। अमेरिका के हमलों से तेहरान से लेकर कई शहर तक तबाह हो चुके हैं और आधी दुनिया हॉर्मुज की नाकेबंदी से हलकान है। ठीक उसी वक्त किम जोंग उन ने तबाही के सामान की फैक्ट्री दिखाकर चौंका दिया। किम जोंग ने परमाणु हथियारों का नया कारखाना दिखाया, साथ ही दोगुनी रफ्तार से एटमी हथियार बनाने का भी ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि ईरान में छिड़ी जंग के बीच किम के न्यूक्लियर फैक्ट्री में जाने का मकसद क्या है? यह रिपोर्ट अब। जिस्म पर काला लिबास, आंखों में काला चश्मा और जहन में दुनिया की तबाही की सनक। वो कभी टैंक पर नजर आता है, कभी बंदूक चलाता है, तो कभी मिसाइलें उड़ाता है। किम जोंग उन दुनिया तानाशाह कहती है, रॉकेट मैन कहती है, क्रेजी मैन से लेकर सनकी तक का नाम देती है। लेकिन उत्तर कोरिया के लिए यही नाम हुक्मरान है, संविधान है और अंतिम फरमान है। किम जोंग उन की जब भी जुबान खुलती है, एटमी धमकियां ही निकलती हैं। लेकिन इस बार किम जोंग उन ने जो किया है, उसने पूरी दुनिया को सख्ते मिला दिया। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। किम जोंग उन ने पहली बार दुनिया को नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी परमाणु फैक्ट्री दिखाई है। फैक्ट्री पहुंचकर किम ने खुद परमाणु हथियारों का जायजा लिया और ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया दोगुनी रफ्तार से परमाणु बम बनाएगा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब किम जोंग उन ने अपनी एटमी जखीरे को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान तानाशाह के उत्तर कोरिया की सेना के
कई अफसर मौजूद थे। हालांकि ये नहीं बताया गया कि दुनिया की तबाही का सामान तैयार करने वाला ये कारखाना कहाँ है और कब शुरू हुआ। लेकिन तस्वीरों में ये यूरेनियम संवर्धन के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज मशीनें दिखाई दे रही हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल परमाणु ईंधन और हथियारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम तैयार करने में किया जाता है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह की ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिका और ईरान में परमाणु हथियारों को लेकर जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1000 बार कह चुके हैं कि चाहे धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक जंग लड़नी पड़ जाए, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ऐसे में सवाल है कि किम जोंग उन के न्यूक्लियर फैक्ट्री का दौरा करने का मकसद क्या है। ईरान युद्ध के बीच किम ने परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन दोगुना करने का ऐलान क्यों किया? क्या एटमी जखीरे के जरिए किम अमेरिका को चेतावनी दे रहा है? उत्तर कोरिया और अमेरिका की अदावत किसी से छिपी नहीं है। किम जोंग उन पहले ही ऐसी मिसाइलें तैयार कर चुका है जो अमेरिका के कई शहरों को निशाना बना सकती है। खास बात यह है कि किम जोंग इससे लेकर अमेरिका को सीधी धमकी भी दे चुका है। किम जोंग उन की जिस तरह की धमकियां हैं, उससे इतना तो साफ है कि दुनिया में अगर कभी परमाणु बम दागने की जरूरत पड़ी तो या तो पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क होगा या फिर किम जोंग की ही करतूत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल में ही चीन के दौरे से लौटे हैं और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने एटमी जखीरे की तस्वीरें दुनिया को दिखाई हैं। सवाल ये है, क्या इससे कोई अमेरिका को संदेश देना है? ईरान से हुए अमेरिका के खिलाफ क्या एक और मोर्चा खुल गया है? ये तस्वीरें 2 हफ्ते पहले की हैं, जब किम जोंग उन अपनी बेटी को मिसाइलों की लाइव टेस्टिंग दिखाने ले गया था। 3 महीने पहले 4 मार्च को किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जू ए के साथ 600 mm कैलिबर के 12 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों के परीक्षण देखने पहुंचा। इस दौरान एक साथ 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद से ही किम जोंग उन लगातार सैन्य तैयारियों में लगा हुआ है। कभी मिलिट्री परेड तो कभी टैंक पर सवारी करते नजर आता है। जाहिर है किम जोंग ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ही बौखलाया हुआ है। वजह ऐसे समझिए, ईरान और उत्तर कोरिया के संबंध दशकों पुराने हैं। 1980 के दशक से ही दोनों देश रक्षा, परमाणु तकनीक और हथियार सौदों में गहरे भागीदार हैं। इस दोस्ती की नींव 1979 की ईरानी क्रांति के बाद पड़ी, जब पश्चिमी देशों के खिलाफ उत्तर कोरिया और ईरान साथ आए थे। CIA की 2004 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में उत्तर कोरिया से भी मदद मिलती रही है। यही वजह है कि ईरान युद्ध के बाद से ही किम जोंग को अमेरिका पर निशाना साधने का मौका मिल गया। और तो और हाल ही में किम जोंग उन ने अमेरिका को आतंकवादी देश तक बता दिया था और भी साफ कर दिया था कि नॉर्थ कोरिया अपने एटमी मिसाइलों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। प्योंगयांग में उत्तर कोरिया की संसद को संबोधित करते हुए किम जोंग उन ने कहा था, अमेरिका दुनिया भर में जो आक्रामक कदम उठा रहा है, उससे साफ होता है कि उनका परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला गलत नहीं है। आज के हालात दिखाते हैं कि दुश्मनों की बातों में ना आकर परमाणु हथियार सुरक्षित रखने का फैसला भी सही था। नॉर्थ कोरिया को अब कोई खतरा नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। किसी देश की प्रतिष्ठा, हित और जीत सिर्फ सबसे मजबूत ताकत से ही तय होती है। हम अपने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में और मजबूत करते रहेंगे। किम ने अमेरिका को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया। कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर कोरिया ने एटम बम बनाकर सही किया। इतना ही नहीं, अमेरिका के ईरान पर हमले और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति में बड़ा बदलाव कर दिया था, जिसके मुताबिक अगर किसी देश के हमले में तानाशाह किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या फिर हमले के दौरान किम लीडरशिप करने की हालत में नहीं रहता, तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। उत्तर कोरिया ने अपनी एटमी पॉलिसी में ये बदलाव तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद किया। उत्तर कोरिया को डर सताने लगा कि आने वाले वक्त में तेहरान की तरह ही प्योंगयांग पर भी बारूद बरस सकता है। यही वजह है कि किम जोंग उन ने न सिर्फ परमाणु हथियार दोगुनी रफ्तार से बढ़ाने का ऐलान किया, बल्कि पहली बार दुनिया की तबाही का कारखाना भी दिखा दिया। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने
सितंबर 2024 तक एक और सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट दिखाए थे। उससे पहले नवंबर 2010 तक उत्तर कोरिया ने अपने एटमी पावर की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी। 2000 से ज्यादा सेंट्रल फ्यूज पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से उत्तर कोरिया के पास 2010 तक 2000 से ज्यादा एटमी पावर की ताकत हो चुकी थी। उत्तर कोरिया का तानाशाह बनने के बाद किम जोंग उन ने लगातार एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। कुछ साल के दौरान ही कई बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट कर दुनिया को महातबाही का साफ संदेश दे दिया और यहीं से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच रंजिश का आयाम कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में किम जोंग उन को कई बार एटमी सनक छोड़ने को कहा, लेकिन जब किम जोंग नहीं माना तो बातचीत का रास्ता अपनाया गया। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को लेकर साल 2018 में बातचीत शुरू हुई थी। इसे लेकर जून 2018 में सिंगापुर में पहली बार ट्रंप और किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इसके बाद फरवरी 2019 में वियतनाम के हनोई में दूसरी बैठक हुई, लेकिन यही बातचीत टूट गई क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत नहीं हो पाए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास करीब 50 परमाणु वॉरहेड हैं और इतना यूरेनियम है कि उत्तर कोरिया किसी भी वक्त 40 से ज्यादा एटमी हथियार बना सकता है। ये तस्वीरें करीब 7 महीने पहले पिछले साल दिसंबर की हैं, जब उत्तर कोरिया ने दुनिया को सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन दिखाई थी। इस न्यूक्लियर पनडुब्बी का नाम हीरो किम कुन ओक रखा गया है, जिसका वजन करीब 8,700 टन है। ये सबमरीन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग सकती है, पानी के भीतर से ही परमाणु हमले करने की ताकत रखती है। फिलहाल नॉर्थ कोरिया के पास कुल कितनी मिसाइलें हैं, इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। इनमें से कई मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 15, हवासोंग 17 और हवासोंग 18 जैसी मिसाइलों का कामयाब परीक्षण किया। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यही वजह है कि किम जोंग उन के न्यूक्लियर फैक्ट्री पहुंचने के बाद दुनिया के कई देश अलर्ट हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।